क्योंकि क्या होता है कि जावा का कोड है, कल कोई कंपनी ने कहा नहीं भैया हम तो सी शार्प में लिखते हैं, फटाक से इसको कन्वर्ट कर दिया सी शार्प के कोड में 2 मिनट में। मतलब मान लीजिए कि चंद्रिका जी को जावा में काम आता है और सुजीत जी कंपनी में काम कर रहे हो, उसमें बोलते हैं कि बोले नहीं भैया हमारा तो पाइथन में काम चलता है। तो चंद्रिका जी के पास इतने काम है कि जावा में कोड लिख के वो पाइथन में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। कन्वर्टर आते हैं जैसे जावा टू पाइथन कन्वर्टर, ये कन्वर्ट हो जाता कोड, देखिए कुछ नहीं करना पड़ता आपको ज़्यादा। हाँ जैसे आपने लिखा कि सिस्टम, एक एक छोटी सी लाइन लिख के बता देता हूँ आपको, डॉट प्रिंटलन मैसेज, बस ये देखिए कन्वर्ट हो गया। कितना मिनट लगा इसको करने में, पूरा कोड का कोड कन्वर्ट कर देते हैं लोग, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं सोचना कि कंपनी में सी शार्प मांगी तो मैं तो जावा लिखती हूँ तो मैं कैसे कर पाऊंगी, है ना। वो कुछ नहीं करना है, कोड आपको वैसे ही लिखना है जैसे आप लिखते हो, बस पलटना है आपको, पलटना आना चाहिए उसको थोड़ा सा, ठीक है। बाकी लॉजिक तो आदमी इधर उधर से देख के लिख ही लेता है कैसे भी करके, ठीक है। लेकिन आपके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं कोई सी शार्प की ओपनिंग निकली तो मैं उसमें अप्लाई नहीं कर सकती, आपको उसमें भी अप्लाई करना है। मतलब सी शार्प का क्या है, जो कंसेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। मैंने कहा ना आपको ऐसा डेवलपर पर्सपेक्टिव नहीं पढ़, इसके पास अब इसके पास पूरा कंप्लीट पैकेज था कि मैं एक ऑटोमेट कर सकता हूँ। मतलब सबसे पहले बात तो उसके बाद लैंग्वेजेस का सपोर्ट था, इनके पास अपनी लाइब्रेरीज हैं अपना काम करवाने के लिए। उसके बाद सेलेनियम के पास खुद की लाइब्रेरी भी है, साथ में ब्राउजर ड्राइवर भी है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जावा पे लिख रहा हूँ मैं कोड, अब जो सेलेनियम की लाइब्रेरीज हैं, फिर जुड़ जाता है क्या, ब्राउजर का ड्राइवर और जो भी प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब एक वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग। इससे क्या अचीव हो जाता है अपने पास, जो ऑटोमेशन, बस ये जुड़ जाता है, ऑटोमेशन बन जाता है। अब ये बदलती भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब वैसा का वैसा ही है। ये बदल रहा है क्या, है ना। अब तो एक लैंग्वेज, एक कोई लैंग्वेज या फिर दो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए कोई सी भी। अब चाहे आप स्टैक अपना चुन लो, जावा जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, पाइथन जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, पर्ल या रूबी आनी चाहिए, या फिर पर्ल या पाइथन आना चाहिए, सी शार्प या जावा आना चाहिए। मतलब दो कोई आनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा मतलब इतना पढ़ना भी, ठीक है, टफ का कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, इसलिए टू इज बेटर, ठीक है। अब जैसे मेरे को, मैं पढ़ने बैठूंगा तो मुझे जावा आती है, पाइथन आती है, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट भी आती है, ठीक है। ये मेरा स्टैक है, ये इसमें मैं ऑटोमेशन कर सकता हूँ, पाइथन से भी ऑटोमेशन कर सकता हूँ मैं, जावा से भी कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट से भी थोड़ा बहुत मैं लिख के देख के समझ के कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा स्टैक है। तो इतना सारा मिलके ऑटोमेशन अचीव होता है, ठीक है। अब अब इसमें भी क्या, सेलेनियम आया था तो सेलेनियम के भी वर्जन आए, सेलेनियम वर्जन, ठीक है। पहले आया 1 वाले वर्जन आए, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, अब 4 चल रहा है, ठीक है। तो 3 और चौथे में क्या फर्क रहा, तो सेलेनियम सेलेनियम वर्जन 3 और सेलेनियम वर्जन 4। अब इनकी दो खास बातें अलग अलग, ठीक है, ये दोनों अलग अलग। सेलेनियम वर्जन 3 में
जो प्रोटोकॉल यूज होता था, सबसे पहले हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं, वो था जेसन वायर प्रोटोकॉल प्लस प्रोटोकॉल। ठीक है, अब सेलेनियम 4 आया, तो सेलेनियम 4 में जो प्रोटोकॉल अब यूज होता है, मैं समझाऊंगा ये दोनों क्या है, अभी जब आप समझिए। इसमें रहता है प्योर W3C प्लस क्रोम प्रोटोकॉल। ये एक ही चीज है, ठीक है। तो अब ये है क्या, इसका मतलब क्या है, समझो मतलब है क्या चीजें। देखिए यहाँ तक तो समझ में आया सभी को, एक लैंग्वेज है, इसके पास भी खुद की लाइब्रेरी होंगी, ड्राइवर होगी, लेकिन ये प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है कि, अब मैं थोड़ा पेंट पे ले जाता हूँ, डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ये है लैंग्वेजेस, ये है सेलेनियम, और ये है ब्राउजर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट से, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जावा, सी शार्प, पर्ल, और क्या थी, रूबी, अब पाइथन एक और ले लेते हैं अपन। ठीक है, अब ये सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा सजा देता हूँ मैं यहाँ पे ना। अब यहाँ पे अपना कौन बैठा भैया, सेलेनियम दादा बैठे हैं, सेलेनियम लाइब्रेरीज। ठीक है, प्लस ब्राउजर ड्राइवर्स। तो कंप्यूटर के बारे में आपको एक बात तो पता ही है सुजीत जी, क्या पता का कंप्यूटर के बारे में बात कि उसको कौन सी भाषा समझ में आती है, बताइए। बाइनरी। बाइनरी समझ में आती है, 0 1 समझ में आती है, राइट, है ना। पक्की बात है ना, सबको श्योर है ना इस बारे में, सबको ये समझ में आता है ना, सारे कंप्यूटर एक ही तरीके से समझते हैं। जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, अपना कौन सफारी हो गया, और ओपेरा और ले लेते चलो, ओपेरा। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि मैंने 3 बॉक्स बनाए हैं, जिसमें मैंने क्या लिखा है, एक में मैंने लिखा है लैंग्वेजेस, बीच में सेलेनियम, और तीसरे में है एक्चुअल ब्राउजर जो खुलने वाला है, जिसको हम ऑटोमेट करने वाले हैं, राइट, है ना। अब क्या होता है कि जावा कैसे लिखते हैं सुजीत जी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके लिखते हैं, ठीक है। पाइथन में प्रिंट करके लिखते हैं उसी चीज को, पर्ल में किसी और तरीके से लिखते हैं, सी शार्प में और तरीके से लिखते हैं, सबकी लैंग्वेज अलग तरीके से लिखा जाती है, बराबर है ना। तो सेलेनियम कैसे समझेगा उस चीज को, मतलब सबका लिखने का तरीका अलग है ना, सबका सोर्स कोड अलग होता है ना सभी का, है जो अपन लिखते हैं ना, कोड सबका अलग होता है, राइट। तो सेलेनियम को कैसे समझ में आएगा कि करना क्या है मुझे, उसका काम तो ये क्रोम को खोलना ही है अल्टीमेटली, कि ये ब्राउजर को वो खोल देगा, लेकिन लैंग्वेज ने उसको ऐसा करने बोला है, ये सेलेनियम कैसे समझेगा। तो वो समझता है, पहले यहाँ जाती है ये, ठीक है, इसमें आता है जेसन वायर प्रोटोकॉल। अब ये क्या करता है जेसन वायर प्रोटोकॉल, कि जब जो भी लैंग्वेज है, जब जेसन वायर प्रोटोकॉल से होके जाती है, जेसन वायर प्रोटोकॉल, तो एज अ स्ट्रिंग जाती है वो बिल्कुल,
सिंपल स्ट्रिंग होती है ना, एक लंबी लाइन समझ लीजिए कोड की, एक बहुत लंबी लाइन बन गई है। मतलब अगर जैसे एक मैं जैसे मान लीजिए ये कोड लिखा है मैंने छोटा सा, ये जावा का कोड लिखा है, ठीक है। इसका ऑटोमेशन से भी कोई इतना लेना देना नहीं है, पर जस्ट टू एक्सप्लेन कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। ये एक जावा में कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब जेसन वायर प्रोटोकॉल क्या करता है, इसको यहाँ से इसको वो ऐसा पलट देता है पूरा, दिख रहा है, ऐसा कन्वर्ट कर देता है वो। और किसके पास पहुंच जाता है ये, सेलेनियम के पास। अब समझ रहे हो ना, इस कोड को पूरा क्या कर दिया इसने, तार तार कर दिया, अगर हिंदी में बोले हम तो, ठीक है। और सेलेनियम के पास नेटिव लाइब्रेरीज होती हैं। अब ये कोड हटा रहा हूं मैं, है ना, चलिए नीचे कर देता हूं थोड़ा। अब सेलेनियम के पास क्या नेटिव लाइब्रेरीज होती हैं, जो इस तार तार हुए कोड को समझती हैं और फिर क्या करती हैं, ये ब्राउजर का जो ड्राइवर है, ब्राउजर का जो ड्राइवर है उसको इंस्ट्रक्शन देती है, और ब्राउजर का ड्राइवर क्या करता है, ब्राउजर को ओपन करता है, ठीक है। इतनी प्रोसेस चलती है, सेकंड्स में चलती है, पता भी नहीं लगता, ठीक है। और इसके बीच में आप इसको थोड़ा मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, ये ब्राउजर और ब्राउजर ड्राइवर के बीच में एक और जन बैठे रहते हैं, उसको बोलते हैं W3C प्रोटोकॉल। मतलब अगर मैं यहाँ से अगर डायग्राम पे वापस जाऊं तो मैं एक एरो और बनेगा, ये यहाँ में बनाता हूँ, यहाँ पे बैठता है W3C प्रोटोकॉल। तो ये सेलेनियम 3 के बारे में था, ये सेलेनियम 3 के बारे में था। ये सेलेनियम 3 जब था ऐसे चलता था, जावा मतलब लैंग्वेज को जेसन वायर प्रोटोकॉल कन्वर्ट करता था स्ट्रिंग फॉर्मेट में, सेलेनियम की लाइब्रेरीज उसको यूज करती थी, ब्राउजर के ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देती थी, और वो WC3 प्रोटोकॉल से ब्राउजर ड्राइवर्स हमारे एक्चुअल ब्राउजर्स यानी क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा एंड यू नेम इट जो भी है, उनको वो ओपन करते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, इसके बाद से पिक्चर थोड़ी सी चेंज हो गई। पिक्चर कैसे चेंज हो गई, मैं आपको थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बताता हूँ। ये तो बहुत 3 वाला बताता हूँ। देखिए ये सेलेनियम की लाइब्रेरी थी, देखिए सेलेनियम की लाइब्रेरी जो लिखी है आपने, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है जावा से, जेसन वायर प्रोटोकॉल उसको कन्वर्ट करता था पूरा और ब्राउजर ड्राइवर के पास भेजता था। ब्राउजर ड्राइवर क्या करते थे, रियल ब्राउजर्स को एग्जीक्यूट करते थे, ठीक है। ये सेलेनियम 3 का कार्यक्रम था। अब यहाँ पे W3C बीच में बैठा हुआ था, ये यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे एक WC3 का प्रोटोकॉल बैठा रहता है, ठीक है। लेकिन सेलेनियम 4 में ये चीज हमेशा के लिए बदल गई। सेलेनियम अब 4 में, इसको हटा दूं, इसको समझ में आ गया ना, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? सुजीत सर, चंद्रिका जी, कोई डाउट है इसमें? नहीं। ठीक है, अब बस मुझे सिर्फ इतना बदलना है, ये हटाना है और इसको हटाना है, बाकी सब वैसे। अब प्रोटोकॉल बदल गए हैं, बाकी और कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे W3C आ गया पहले, W3 और प्योर। अभी जेसन प्लस W3C था ना, अब W3C प्योर आ गया बिल्कुल, उसका उसने इसको टेक ओवर कर लिया। और W3C किस पे चलता है, HTTP पे चलता है, ठीक है। और W3C प्रोटोकॉल पे अब यहाँ पे भी तक प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी ड्राइवर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे वो आ गया CDP। CDP कुछ नहीं, क्रोम डेव टूल्स प्रोटोकॉल है। मतलब यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे कोई क्रोम है ना, तो अपन इसको अगर इंस्पेक्ट करेंगे तो ये डेव टूल्स खुल जाते हैं, और डेव टूल्स यहाँ से भी खुलते हैं। ये बताता हूँ, ये मोर टूल्स में जाके ये डेवलपर टूल से भी खुलते हैं। अब वो यह करना बंद हो जाएगा अपने आप ही, तो मैं यहाँ पे डेवलपर टूल्स खोल लेता हूँ। इसका सपोर्ट और आ गया इसमें सेलेनियम 4 में। सेलेनियम 4 में और भी खासियत है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आर्किटेक्चर समझा रहा हूँ।
इसलिए आपको अभी सिर्फ आर्किटेक्चर देखना है, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, सेलेनियम 4 में कैसा था कि यहाँ पे जो भी आप कोड लिख रहे हो वो W3C प्रोटोकॉल हैंडल कर रहा था। अभी तक क्या है कि इसको जेसन वायर प्रोटोकॉल हैंडल कर रहा है, लेकिन अब पहले क्या था, अब इसको मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको कि ये जो कोड है, अब इस कोड को फिर से लाते हैं अपन। अब इस कोड का क्या हो रहा है, अभी तक ये किस में जा रहा था, स्ट्रिंग फॉर्मेट में जा रहा था ना। अब ये कैसे जाता है, अब ये पैकेट्स के फॉर्म में जाते हैं। इंटरनेट पे आप जो भी करते हो वो पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, ऐसी कोड भी पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। और पैकेट्स के फॉर्म में ये किससे इंटरेक्ट करता है, क्रोम डेव टूल से। और क्रोम डेव टूल्स क्या करते हैं, इन पैकेट्स को लेकर और इसके साथ इंटीग्रेट करते हैं खुद के ड्राइवर, यानी ब्राउज़र के ड्राइवर लेंगे यहाँ से और ये इसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि भैया आप अपना ब्राउज़र खोल दीजिए, और यहाँ ये दे देगा कि ब्राउज़र ओपन। ठीक है, तो ये सेलेनियम 4 का आर्किटेक्चर है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी हमने जो भी कोड लिखा है जावा, सी शार्प, जैसा भी है, उसके पैकेट्स बना के सेलेनियम के लाइब्रेरीज को यूज करके क्रोम डेव टूल का जो प्रोटोकॉल है, अब अगर क्रोम का है तो क्रोम CDP आ जाता है, अगर फायरफॉक्स है तो फायरफॉक्स के डेवलपर टूल आ जाएंगे, सफारी तो सफारी के डेवलपर टूल आ जाएंगे। अभी मैं सिर्फ इसलिए क्रोम का बोला था क्योंकि मैं क्रोम के सेंस में बात कर रहा था। तो हर ब्राउजर के अपने डेव टूल प्रोटोकॉल है, तो जैसे ही उसको पता लगेगा कि सेलेनियम में कोड कौन सा आ रहा है, अच्छा फायरफॉक्स का आ रहा है, तो फायरफॉक्स के डेव टूल प्रोटोकॉल को इंटीग्रेट करके वो फायरफॉक्स को लॉन्च कर देगा और इस पर आप अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं जो भी आप ऑटोमेशन में करना चाहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? और एक बात कि इस बात को मैं कैसे समझाऊँ आपको कि क्रोम है, गूगल क्रोम जो है, और अदर ब्राउजर्स जो हैं, मतलब क्रोम को छोड़ के जो दूसरे ब्राउजर्स है, एज, सफारी, ये क्या बोलते हैं, फायरफॉक्स, इनकी दोस्ती सेलेनियम से थोड़ी कम है। मतलब सेलेनियम के पास क्रोम की नेटिव लाइब्रेरीज हैं, सेलेनियम के पास क्रोम की नेटिव लाइब्रेरीज भी हैं, लेकिन इनकी नेटिव लाइब्रेरीज नहीं है उसके पास, इनके लिए उसको एक्सप्लिसिट कॉल देना पड़ता है। लेकिन क्रोम के लिए आपको एक्सप्लिसिट कॉल देने की जरूरत नहीं है, वो सीधा क्रोम ही खोलेगा। अगर आपने कुछ नहीं दिया ना तो सीधा क्रोम खोल देगा। लेकिन हाँ, आपको अगर कोई दूसरा ब्राउजर खुलवाना है तो वो फिर फायरफॉक्स, एज, इनके आपको ड्राइवर देने पड़ेंगे अलग से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक है, अब दूसरी बात पे आते हैं अपन। एक चीज और जो मुझे पढ़ानी थी आपको, अब हम सब मिटा देते हैं, हो गया काम इनका पूरा। आपको आर्किटेक्चर भी समझ में आ गया, सब आ गया। लेकिन हम पढ़ किस पर हैं सेलेनियम को? इससे पढ़ रहे हैं, राइट, है ना? तो इसमें क्या क्या रहेगा, सेलेनियम की लाइब्रेरीज प्लस जावा की लाइब्रेरीज, है ना? इसका मतलब सेलेनियम की जो क्लासेस हैं, इंटरफेस है या फिर मेथड्स हैं, है ना, वो किससे जुड़ेंगी, जावा की क्लासेस से जुड़ेंगी, है ना? जावा के इंटरफेस भी यूज होंगे, जावा की मेथड्स भी यूज होंगी, है ना? और एक चीज और यूज होगा जो मैंने आपको पढ़ाया था, एक्सेप्शंस। सेलेनियम के पास भी खुद के एक्सेप्शंस हैं, जावा के पास भी खुद के एक्सेप्शन हैं, इतना तो पता है सभी को, है ना? तो सेलेनियम की लाइब्रेरीज क्या यूज करेंगे, क्लास, सेलेनियम के इंटरफेस, सेलेनियम के मेथड, सेलेनियम के एक्सेप्शन। और जावा क्या यूज करेगी, जावा की क्लास, जावा के इंटरफेस, जावा के मेथड, जावा के एक्सेप्शन। और एक और चीज पढ़ी थी अपन ने, क्या पढ़ी थी, कलेक्शंस, ये भी पढ़ा था, राइट, है ना? और सेलेनियम में एक चीज और देखेंगे, एक्शंस, ये भी, ठीक है? तो ये पूरा मिला के बनता है
हमारा ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, मतलब सेलेनियम जो जावा से मिल जाता है तो ये मिलकर बनाते हैं ऑटोमेशन ब्राउज़र पर। लेकिन इसके साथ और भी टूल्स अगर जुड़ जाते हैं, मान लो रिपोर्टिंग टूल हैं और भी दूसरी चीज़ें, अभी मैं आगे के पढ़ाऊंगा आपको धीरे धीरे, तो तब जाके वो बनता है फ्रेमवर्क। लेकिन अगर ये सिंपल सेलेनियम और जावा चल रहे हैं दोनों साथ साथ, तो ये बस एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनाते हैं जो ब्राउज़र को कुछ ऑटोमेट करने का इंस्ट्रक्शन दे सकती है। ठीक है, अब लेकिन अब सेलेनियम का भी जावा पर आर्किटेक्चर है, मैं बताता हूँ उसको कैसा है वो। जावा वो वेब ड्राइवर के पास पता नहीं खुलना चाहिए यार, हाँ। सेलेनियम के पास एक इंटरफेस है। कौन सा इंटरफेस है? सुपर इंटरफेस सर्च कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब सर्च कॉन्टेक्स्ट एक सुपर इंटरफेस है। सुपर इंटरफेस मतलब इसके पास सब कुछ है जो सेलेनियम यूज करता है। ठीक है, तो सर्च कॉन्टेक्स्ट ये क्या है? एक सुपर इंटरफेस है। सुपर इंटरफेस, इंटरफेस की क्या खासियत है सुजीत जी बताइए? कैसी मेथड रहती है इसमें? हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहती है, राइट? सही बोल रहा हूँ ना मैं? इसमें कोई दो राय है क्या? सही है। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट वेब ड्राइवर और है जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। ठीक है, ये जो सुपर कॉन्टेक्स्ट है, ओ सर्च कॉन्टेक्स्ट है जो कि सुपर इंटरफेस है, इसके पास खुद के 3 इंटरफेस हैं। कौन कौन से हैं? पढ़ के बताइए एक बार। टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस है, वेब ड्राइवर इंटरफेस है, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर इंटरफेस है। ठीक है, इनके काम क्या क्या है? इनका काम है टू कैप्चर स्क्रीनशॉट। जैसे मैनुअल में लेते ना सुजीत जी, आप स्क्रीनशॉट लेते ना एविडेंस के तौर पे, ऐसे ही टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस का काम है स्क्रीनशॉट को कैप्चर करना। वेब ड्राइवर का काम है ऑटोमेट ब्राउजर्स। ठीक है, ये सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, इसमें कोई अलग से चीज नहीं है। और जावास्क्रिप्ट का काम, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का काम क्या है कि टू ऑटोमेट एक्सप्लिसिटली। बताऊंगा क्या होता है ये, अब ये अगर आगे पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा इसको, इसका मतलब क्या है। इसको पहले सही कर दूं जरा। हाँ, काम ये है कि कुछ एक्सप्लिसिट एक्शन से नहीं चल पा रहे तो वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर हैंडल करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सर्च कॉन्टेक्स्ट एक सुपर इंटरफेस है जिसके अंदर कितने इंटरफेस हैं? 3। एक स्क्रीनशॉट, वेब ड्राइवर, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। ठीक है, ये समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, अब इसके नीचे, हाँ, अब जो वेब ड्राइवर है, वेब ड्राइवर के नीचे एक छोटी सी क्लास है। अब इन दोनों को थोड़ा भूल जाइए, इनमें इतनी क्लासेस नहीं है। ठीक है, अपने को मेनली फोकस करना है वेब ड्राइवर के ऊपर। ठीक है, उसके आगे मैं आपको बता दूं। इसके नीचे एक क्लास है, कौन सी? रिमोट वेब ड्राइवर। ये क्लास आपको यूज नहीं, मतलब दिखेगी नहीं, ठीक है, लेकिन इंप्लीमेंट होगी ये। ठीक है, रिमोट वेब ड्राइवर के नीचे फिर इसके अंदर अलग अलग ब्राउजर की मेथड्स हैं। इसके अंदर क्या है? ब्राउजर ड्राइवर्स। ठीक है, और वेब ड्राइवर के अंदर भी जैसा मैंने कहा था कैसी मेथड होंगी? सारी
यहाँ भी कैसी मेथड्स आएंगी? सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ठीक है। ठीक है, तो सर्च कॉन्टेक्स्ट सुपर इंटरफेस है, उसके अंडर में 3 इंटरफेस हैं, ट्रेक, स्क्रीनशॉट, वेब ड्राइवर, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। वेब ड्राइवर के अंदर एक छोटी सी क्लास है रिमोट वेब ड्राइवर, और रिमोट वेब ड्राइवर में कौन कौन सी मेथड्स हैं? ब्राउजर के ड्राइवर। रिमोट वेब ड्राइवर के पास ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नहीं है। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसके पास है? वेब ड्राइवर के पास, ठीक है। रिमोट वेब ड्राइवर के पास सिर्फ ब्राउजर के ड्राइवर्स हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? इसका उपयोग कहाँ आएगा आगे हम देखेंगे। अब देखिए, मैंने बता रहा था ना, वेब ड्राइवर के पास एक रिमोट वेब ड्राइवर नाम की क्लास है जो किसको एक्सटेंड करती है? अलग अलग ब्राउजर्स के ड्राइवर को एक्सटेंड करती है, ठीक है। समझ में आई? तो जब रिमोट वेब ड्राइवर नाम के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो इसकी सारी मेथड्स को ये क्लास यूज कर लेती है, ठीक है। एक है गेट टाइटल, ठीक है, फिर क्लिक है ना, सेंड कीज है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट है। मतलब ये जितनी भी मेथड्स है ना, ये सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है। इनका इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ लाके बदल सकते हो। जैसे गेट है कि http://google.com, यहाँ आपने डिफाइन कर दिया उसको, गेट टाइटल यूज कर ली, क्लिक कर दिया, सेंड कीज में आपने भेज दिया, कुछ डेटा भेज दिया कि testmail@mail.com ऐसा करके। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट है नेचर में, लेकिन इनको कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ किसके पास है? वेब ड्राइवर के पास। लेकिन कॉल कहाँ होती है? इस क्लास से कॉल होती है। और इसके पास कौन कौन सी मेथड्स हैं? ब्राउजर के ड्राइवर की मेथड्स हैं। मतलब जैसे अगर वेब ड्राइवर का इंस्टेंस बनाना होता है हमको नया, तो ऐसा बनता है, वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। अब देखिए, क्रोम ड्राइवर नाम की जो मेथड है, ये ड्राइवर मेथड है, ये किसके पास है? इस रिमोट वेब ड्राइवर के पास है। लेकिन अगर मुझे कोई फेच करना है, driver.get, मतलब मुझे कुछ URL डालना हो, जैसे मैंने डाल दिया कि google.com डाल दिया मैंने, है ना। तो अब आपको एक बात तो मैंने जावा में समझाई थी कि वेब इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ये मैंने बताया था ना आप लोगों को, इंटरफेस पढ़ाए थे जब मैंने, राइट? यस सर। भूले तो नहीं ना? पक्का ना? याद है ना? यस सर। तो हम क्या कर रहे हैं अभी इस वक्त कि वेब ड्राइवर का हम रेफरेंस बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, यस। ठीक है। जो किसको पॉइंट कर रहा है? रिमोट वेब ड्राइवर को, पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और रिमोट वेब ड्राइवर को किसको पॉइंट कर रहा है? क्रोम ड्राइवर को, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको ये नहीं लिख सकते, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्रोम ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, ऐसा भी लिख सकते हो आप। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि आप ये driver.get मेथड है ना, ये वाली, ये मेथड नहीं चला पाओगे, इसका यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये किसके पास है? वेब ड्राइवर के पास है, ठीक है ना। तो इस वजह से आप अपने को ये स्टेटमेंट लिखना होता है हमेशा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? वेब ड्राइवर जो है इंटरफेस, उसका रेफरेंस बना रहे हैं, जो किसको पॉइंट करता है? रिमोट वेब ड्राइवर की क्लास को, जिसके अंदर ड्राइवर क्लास की मेथड बैठी हुई है, ठीक है। अभी तक समझ में आया सभी को इसमें, है ना? ये आर्किटेक्चर समझ में आया आपको, सेलेनियम 3 का, 4 का, और आर्किटेक्चर सेलेनियम और जावा का। इसमें कोई
कोई डाउट है आप लोगों को? एक बार मैं इमेजेस फिर से दिखाऊं आपको, अगर कोई डाउट है तो दिखाऊं क्या, कि सब क्लियर है? वो डॉक्यूमेंट दूंगा ना? डॉक्यूमेंट में दे दूंगा आपको, पर अभी कोई डाउट है क्या इनमें से डायग्राम्स में? नहीं। ठीक है, ठीक है। ये होता है सेलेनियम का आर्किटेक्चर पूरा, ठीक है, ऐसा चलता है। और सेलेनियम का जो फ्लो है, आपको थोड़ा सा फ्लो बता देता हूँ मैं। एक थोड़ा सा मैं आपको सेलेनियम और प्लेराइट के बीच में हल्का सा डिफरेंस बताता हूँ। सेलेनियम वर्सेस प्लेराइट, ठीक है। सेलेनियम चलता है HTTP पे और प्लेराइट चलता है MCP पे। पता है ना, सर्वर बनते हैं MCP, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। हम्म, हाँ, तो क्या होता है कि सेलेनियम में जो भी आपने लाइन लिखी हुई है कोड की, ये कोड की लाइन लिखी हुई है। सर थोड़ा समझा दो ना एक बार एमसीपी की। MCP में आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि MCP अपने कोर्स में नहीं है, कि MCP प्लेराइट का पार्ट है। सेलेनियम में MCP नहीं बनता, ठीक है। अभी बताऊंगा आपको, लेकिन क्या फर्क है मैं बताता हूँ दोनों टूल में, क्यों इतना प्लेराइट पॉपुलर हो रहा है, उसका कारण यही है। ठीक है, अब ये लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई है यहाँ पे, और बना देता हूँ यार मैं, चलिए सब। चलो ठीक है, समझो आप तो, छोटी छोटी यार, इनमें बहुत टाइम लगता है, टाइम पाते हैं। क्या होता है जब सेलेनियम चालू होता है, मतलब जब आप स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते हो, तो हर लाइन पे क्या होता है, सेलेनियम अपने सर्वर को, इनके पास सर्वर है, ये सर्वर है ना, दोनों HTTP सर्वर है ना, और ये भी सर्वर है, MCP सर्वर है। तो सेलेनियम का जो फ्लो करने का तरीका है, वो फ्लो करने का तरीका ये है कि ऑन होगा सबसे पहले, ठीक है, पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो ऑफ हो जाता है बीच में, जैसे ऑन हुआ ना, तो बीच में एक बार वो फिर ऑफ हो जाएगा, या ऑफ हो जाएगा, फिर अगली लाइन पे फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, ऐसे करते करते वो लाइन बाय लाइन ऑन ऑफ होता रहता है HTTP का सर्वर, ठीक है। लेकिन MCP का जो सर्वर है, प्लेराइट का सर्वर है, वो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ ऑन रहता है, जब तक आप उसको बंद करने को नहीं कहोगे वो बंद नहीं होगा। जब आप लिख दोगे कि प्लेराइट डॉट क्लोज करके ऐसे लिख दोगे ना, तब MCP सर्वर ऑफ हो जाएगा, प्लेराइट का इंस्टेंस बंद हो जाएगा। लेकिन सेलेनियम क्या करता है, बार बार अपना इंस्टेंस क्रिएट करता है, बंद करता है, क्रिएट करता है, बंद करता है, और फिर आप जब ड्राइवर डॉट क्लोज लिखोगे, या फिर ऐसे लिखोगे ड्राइवर डॉट क्विट, तब जाके उसका पूरा सर्वर बंद होता है एक बार में तरीके से। तो इससे क्या होता है कि सेलेनियम हल्का सा स्लो हो जाता है प्लेराइट से। आपको डिफरेंस बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, मैं जो बोल रहा हूँ ये ऑन ऑफ वाला, ये बहुत माइक्रो लेवल पे है, और जब आप चलाओगे स्क्रिप्ट को तो आपको ये फर्क बहुत नेग्लिजिबल रहेगा। लेकिन जस्ट टू शो यू द एडवांटेज कि क्या चलता है प्लेराइट में और क्या चलता है सेलेनियम में, ये इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। MCP सर्वर सर ऐसे होते हैं कि कई सारे कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग सर्वर्स बनाते हैं, उनको MCP सर्वर बोलते हैं। इसका मेन यूज तो AI में रहता है, जैसे कि समझ लिया ना इसको अपन ने, मैं वही जैसे एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा था कि वो एमसीपी बहुत जगह यूज होता है, तो अपना मैं बताता सेलेनियम में हूँ, कैसा क्या इफेक्ट रहेगा? MCP सर्वर सेलेनियम में यूज नहीं होता सर। ओके। MCP सर्वर कुछ नहीं सर, कंपोनेंट्स के बीच में सर्वर बैठा दिया गया है, अलग अलग सर्वर अलग अलग तरीके से बात करते हैं, बस यही है। और टेढ़ा वाला एरो नहीं है क्या, जान दो, चलो
ये बीच वाले बॉक्स को मत मानो, हटा दो इसको। और एक एरो बना देता हूँ मैं, ऊपर वाला है ना। तो ये जो बीच में एरो दिख रहा है ना आपको, ये कॉन्टेक्ट, ये सब एमसीपी सर्वर है। ये एमसीपी सर्वर इन दो कंपोनेंट्स के बीच में बात कर रहा है, ये वाला एमसीपी सर्वर इन दो कंपोनेंट्स के बीच में बात कर रहा है, और ये वाला एमसीपी सर्वर इन दोनों कंपोनेंट्स के बारे में बात करता है, और ये एमसीपी सर्वर इन दोनों कंपोनेंट्स को टैली कर रहा है, और एक बीच में मेन सर्वर बैठा रहता है जो इन सब का डेटा कलेक्ट करता रहता है बैठ के। ऐसा रहता है एमसीपी सर्वर, एक ओवरव्यू ओपन समझे तो। ठीक है, मतलब इन दोनों कंपोनेंट्स को लेके एक मॉडल बना दिया गया बीच में, ये एक मॉडल बना हुआ है बीच में छोटा सा। ठीक है, ऐसे ही इस इन दो कंपोनेंट्स के बीच में एक दूसरा मॉडल बना हुआ है। ठीक है, इसको बस इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करना आता है, इसके अलावा तीसरे से कम्युनिकेट नहीं करेगा वो। ठीक है, ये समझ में आई? मतलब डेटा अगर यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, तो वो पहले इसको कम्युनिकेट करेगा, ये इससे कम्युनिकेट करेगा, ये इससे कम्युनिकेट करेगा, ये वापस इसको फीडबैक देगा, और ये चारों मिलके जो कलेक्टेड फीडबैक है वो इस सर्वर को देंगे, और ये सर्वर इन सबका कंट्रोलर होता है। अगर इसको बंद कर दिया तो ये सब भी बंद हो जाएंगे, कंपोनेंट्स टूट जाएंगे आपस में से। ये ऐसा रहता है एमसीपी सर्वर। जैसे एक मैं आपको रियल टाइम थोड़ा डायग्राम बताऊं एमसीपी सर्वर का। एमसीपी सर्वर्स बिटवीन कंपोनेंट्स, ये देखिए जैसे मैंने बताया था ना, ये चल रहा है, एक मशीन चला रही है, ये देखिए अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सर्वर बने हुए हैं। देखिए ये अलग अलग चीजें हैं, दिख रहा है आपको? ये 3 सर्वर बने हुए हैं, ये अलग अलग डेटाबेस बना हुआ है। ठीक है, इन सब के लिए उन्होंने सर्वर लिख के रखा है जो सिर्फ एक होस्ट मशीन से कांटेक्ट करता है। हालांकि इनको आप आपस में भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको जोड़ नहीं सकते आप। अब देखिए जैसे ये है, अलग अलग डेटाबेस से कांटेक्ट कर रहा है ना। तो मतलब आप ऐसा है कि ये जैसे कि जैसे मैं बताऊँ, हाँ ये देखिए, अब देखिए ये सब आपस में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से, थोड़े थोड़े। इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन होस्ट मशीन से इनका कांटेक्ट है। होस्ट मशीन इनको चला रही है, ये डेटाबेस से कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग चीजों के एमसीपी सर्वर बनते हैं। ये समझ में आया थोड़ा बहुत? अभी समझ में आया? जैसे ये एक डायग्राम है। ठीक है, अब देखिए ये 3 लोग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन ये एमसीपी सर्वर किससे बात कर रहा है? दूसरे एमसीपी सर्वर से बात कर रहा है। ठीक है ना, जैसे ये 4 सर्वर हैं अलग अलग, ये यहाँ पे 3 है, ये क्लाइंट मशीन से, ये 3 क्लाइंट मशीन से बात कर रही है सर्वर से, और ये वाला सर्वर इस क्लाइंट से बात कर रहा है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? ये आपस में भी जुड़े हो सकते हैं, ये अलग भी हो सकते हैं, लेकिन एक सर्विस को जोड़ने के लिए एमसीपी लगता है। जैसे ये कोई सर्विस, मान लीजिए ये कोई सर्विस है, इसको सर्विस से जोड़ना है तो आपको एमसीपी लगेगा बीच में। एमसीपी थोड़े स्टेबल होते हैं कंपैरेटिवली, जो एचटीटीपी सर्वर्स है ना उससे थोड़े स्टेबल होते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि जो लैग होता है, सर्वर का लैग होता है, वो थोड़ा कम होता है एमसीपी में, एचटीटीपी में थोड़ा ज़्यादा होता है। सिक्योर रहते हैं एमसीपी में सिक्योरिटी भी हाई रहती है, अच्छे रहते हैं। एचटीटीपी में क्या, सिक्योरिटी के लिए फिर उनको आपको एचटीटीपीएस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो एमसीपी थोड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेफ है। ठीक है, ये होते हैं थोड़े एमसीपी पे चलता है कौन? अपना प्लेराइट, और सेलेनियम चलता है अपना एचटीटीपी। बार बार ऑन ऑफ होता है, हालांकि पता नहीं चलेगा आपको फर्क। और एमसीपी सर्वर एक बार ऑन हुआ तो आखिरी में जब तक उसका स्टेटमेंट नहीं मिलता वो क्लोज नहीं होता। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम होती है एमसीपी सर्वर से कि मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है, क्योंकि सर्वर क्या रहता है, थ्रू आउट द टाइम ऑन रहता है। जब तक आप उसको बंद नहीं करने तो बोलोगे जब तक वो बंद नहीं होगा। लेकिन सेलेनियम ऐसा कि मेमोरी फ्री करता है फिर रन करता है, मेमोरी फ्री करता है फिर रन करता है, तो थोड़ी मेमोरी को बफर मिल जाता है काम करने के लिए। ठीक है ना, ये फर्क है सेलेनियम और प्लेराइट में। बाकी आर्किटेक्चर में कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, तो कल
मैं आपसे एक सहयोग चाहूंगा अगली क्लास में, आप अपने लैपटॉप थोड़े तैयार कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि अगली क्लास से अपन फ्रेमवर्क बनाना शुरू करेंगे। ओके सर। ओके, जी। आपको मेरे साथ साथ ही करना है, यस सर। ठीक है। आपको बस कल लैपटॉप पे अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा चीज़ों को सेलेनियम की, ठीक है। अपन चलेंगे कहाँ तक, ये 7 अगर मतलब कितनी क्लासेस और लगेंगी मेरे को आपको समझाने में, 1 2 3 5 3 8 और 10, बीच में 10 क्लासेस और हैं, इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये बन गया तो आपको सब बन जाएगा, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सेलेनियम में, और उसके बाद से अपना फ्रेमवर्क डिज़ाइन शुरू हो जाएगा, ठीक है। कल आपको मैं सिर्फ प्रोजेक्ट का सेटअप बताऊंगा कि प्रोजेक्ट को सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है। कल बस मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोजेक्ट को सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद से मैं आपको सेलेनियम पढ़ाना शुरू करूंगा, सेलेनियम के सारे बेसिक एडवांस टॉपिक अपन कवर करेंगे, उसके बाद अपन फ्रेमवर्क को डिजाइन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। ठीक है, इसका डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज दूंगा, सेलेनियम आर्किटेक्चर वाला पूरा ठीक से बना के, है ना। आप लोग थोड़ा रीड आउट कीजिएगा, हालांकि इसको कोई पूछता नहीं है इंटरव्यूज में, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, फिर आज की क्लास क्लोज करते हैं। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए जी। कल मतलब नेक्स्ट